हेलो फ्रेंड्स, आज हम संस्कार टॉपिक देखेंगे। संस्कार क्या है, कितने प्रकार के संस्कार हैं वो देखेंगे और हर एक संस्कार को कैसे किया जाता है वो देखेंगे। अगर हम देखें तो संस्कार का मतलब क्या है कि गुणों का वर्धन करना। तो जो भी ये क्वालिटीज है, जो भी बेबी में उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। और संस्कार का मतलब ये भी है कि जो भी रिलीजियस है, धार्मिक चीज़ें हैं या जो भी रस्में हैं राइट आफ्टर द बर्थ और सिंस आफ्टर कंसेप्शन ऑफ बर्थ टिल द डेथ ऑफ द लाइफ, तब तक जो भी का संस्कार किए जाते हैं वो देखना है। संस्कार निरुक्ति संस्कारो ही गुणांतरधानम उच्यते। संस्कार का मतलब क्या है? संज्ञा कर्म, inducing or giving other qualities present in the child is called as sanskara. Sanskara is understood by the word sacrament, rites or religious activities performed at critical moments of life, from conception in mother's womb to the cremation of the body at death. तो संस्कार जैसे मैंने कहा कि इंड्यूस करना है क्वालिटीज को चाइल्ड में, उसी को ही गुणांतर धन बोला है। और उसका दूसरा मतलब ये कि रिलीजियस एक्टिविटीज है, जो भी राइट्स है, राइट फ्रॉम द कंसेप्शन, जब माँ के वोम्ब में बेबी रहता है तब से तब तक जब तक उसका डेथ होता है, तो जो भी रस्में हैं, जो भी रिलीजियस एक्टिविटी है उसको संस्कार भी बोलते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन? संस्कारो नाम संस्कारस्य गुणादानेन दोष अपनयनेन च। A child is said to achieve best qualities after he undergoes sanskara, and it also helps in removing the dosha which hampers his normal growth and development of the child. तो बेस्ट क्वालिटीज जो भी है चाइल्ड में वो अचीव करता है आफ्टर वेरियस जो भी संस्कार बताए हैं उसको फॉलो करके या गो थ्रू करने के बाद। इससे क्या होता है कि जो भी दोष रहते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं, और जो भी दोष अगर रहे वो बाहर निकलने की वजह से क्या, जो भी डेवलपमेंट और ग्रोथ है चाइल्ड का वो अच्छा होता है। द इम्पोर्टेंट कल्चरल इवेंट्स in an individual's life from birth to death are grouped under terms संस्कार। तो जो भी रिलीजियस है, कल्चरल एक्टिविटीज है, राइट फ्रॉम द बर्थ टू डेथ किया जाता है बेबी में, तो उसे संस्कार कहते हैं। नाउ नंबर ऑफ संस्कार, संस्कार कितने हैं? तो द नंबर ऑफ संस्कार in Hindu philosophy fluctuates from 12 to 18 and even more. But during the course of time and consensus among learned scholars following sanskara have become popular and are named as षोडश संस्कार। तो जो संस्कार है वो हिंदू फिलोसॉफी में क्या है, 12 से 18 तक बताया है, ये उससे भी ज्यादा पता है, इवन देखे तो कुछ अराउंड 40 तक बताया है। बट जो भी जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने बाद में पढ़ा और अच्छे से ऐसे टाइम टू टाइम देखा, तो जो भी है षोडश संस्कार ज्यादा पॉपुलर हो है। फिर फाइनली षोडश संस्कार करना तो इम्पोर्टेंट है ही। व्हाट आर द षोडश संस्कार, क्या है वो? तो राइट फ्रॉम कंसेप्शन जैसे कहा, तो फर्स्ट इज गर्भाधान संस्कार, दैट इज प्रोसीजर फॉलोड ड्यूरिंग कंसेप्शन। देन पुंसवन संस्कार, engendering the desired sex to the fetus and procedures to improve the stability of गर्भ। सीमंत संस्कार है, बेबी शॉवर एक प्री बर्थ सेरेमनी है। फिर जात कर्म संस्कार, न्यूबॉर्न और नेटल राइट्स और प्रोसीजर्स जो है वो। फिर डोला शयन संस्कार,
transferring the baby into cradle, Namakarana Sanskara, naming ceremonial, Surya Darshan and Chandra Darshan Sanskara, like exposure of child to sun and moon, Nishkramana Sanskara, first outing of child after birth, Upaveshana Sanskara, initiating the child to sit, Phalaprashana Sanskara, initiation of first external feed to the child. Then Karna Vedana Sanskara, piercing the earlobe of the child. Annaprashana Sanskara, initiating normal food to child. Chudakrama Sanskara, first tonsure of the child. Vidyarambha Sanskara, that is initiating to learn alphabets. Upanayana Sanskara, sanctification of male child, and Vedarambha Sanskara, like initiation of education. And the last one among षोडश Sanskara is Keshanta Sanskara, cutting of pubic hair. So ये सारे षोडश संस्कार के नाम देखे हमने. Among the above षोडश संस्कार, 13 संस्कार starting from जात कर्म are directly related to कौमार कृत्य. तो जैसे हमने फर्स्ट देखा है गर्भाधान संस्कार, दैट राइट फ्रॉम द कंसेप्शन. एक्चुअली जो संस्कार है वो राइट फ्रॉम द कंसेप्शन जो भी है वहां से शुरू हो जाते हैं, बराबर. बट आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड जो है वो जात कर्म संस्कार है. सो हम लोग जो भी कौमार वृत्ति के रिलेटेड देखेंगे वो जात कर्म संस्कार से ही मेनली देखेंगे. सो भी ये जो भी संस्कार है वो कौन से टाइम पे करते हैं, आफ्टर बर्थ. तो उसमें फर्स्ट है जात कर्म संस्कार, दैट इज इमीडिएटली आफ्टर बर्थ. इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ये परफॉर्म किया जाता है. देन नामकरण संस्कार ऑन 10th और 12th डे और 100th डे में किया जाता है. देन डोला शयन संस्कार, जो डोला शयन संस्कार है वो 12 और 13th डे पे किया जाता है. सूर्य दर्शन एंड चंद्र दर्शन संस्कार जो फर्स्ट मंथ पे किया जाता है. निष्क्रमण संस्कार 4th मंथ में. उपवेशन संस्कार 5th और 6th मंथ पे. देन फलप्राशन 6th मंथ पे ही किया जाता है. कर्णवेदन है 8th मंथ पे किया जाता है. फिर अन्नप्राशन जो संस्कार है वो 10th मंथ पे किया जाता है. चूड़ा कर्म है 1st और 3rd ईयर पे. फिर विद्यारंभ जो है वो 2nd और 3rd ईयर से स्टार्ट करते हैं. उपनयन है 5th ईयर से. एंड केशांत है ये 10th और 16th ईयर पे ये किया जाता है, जो एडोलेसेंस पीरियड है तब किया जाता है. Now first we'll see Jata Karma Sanskara, that is birth ceremony or immediate care of newborn. So this Sanskara is conducted after Nabhinala Chedan. The neonate is first fed with the mixture of honey and grutha which has been sanctified by chanting mantras. So ये जो संस्कार है वो आफ्टर नाभिनाल छेदन के बाद किया जाता है. फर्स्ट टाइम जो नियोनेट है उसको मधु और घृत मंत्र द्वारा अभिभूत करके चटाया जाता है बेबी को. आचार्य चरका हैज एक्सप्लेन्ड जात कर्म एज बिलो, लाइक प्राशम the baby is given to ingest a combination of honey and ghee processed with mantra. फिर स्तनपान, the right breast should be advanced to be suckled. सो सबसे पहले जैसे जात कर्म में चरकाचार्य ने बताया कि पहले तो मधु और घृत का बेबी को मिक्सचर चटाना है. फिर फर्स्ट ब्रेस्ट उसका स्तनपान कराना है. फिर उदक कुंभ स्थापना, वाटर पॉट प्रोसेस्ड विथ मंत्रास शुड बी केप्ट अलोंग द साइड ऑफ हिज हेड. तो एक जो पानी का भरा हुआ जो घड़ा है जिसमें मंत्र अभिभूत किए हैं वो उसके सर के साइड पे रखना हुआ है. फिर आचार्य सुश्रुत
ने हैज ऑल्सो मेंशन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ मधु एंड घृता। उन्होंने साथ में ब्राह्मी स्वरस एंड अनंत चूर्ण यानी स्वर्ण चूर्ण भी ऐड करने के लिए बोला है। सो ये इमीडिएटली आफ्टर बर्थ करना है, जातकर्म संस्कार। नेक्स्ट इज नामकरण संस्कार। सो दशमे द्वादशो वयान्नी गोत्राचारे शुभे शुभे सुता स्नानोत्सवं कुर्यात् पितापत्यस्य नाम च। So on 10th or 12th day after delivery, the Sutika should take bath in an auspicious time according to the Gotra and Achara. फिर on the same day the Namakarana of the child should be done by the father. तो इसमें यही कि 10th या 12th डे पे आफ्टर डिलीवरी सुतिका जो है उसने पहले अच्छे से स्नान करना है एकदम, फिर अकॉर्डिंग टू गोत्र के हिसाब से जो भी बताया स्नान की प्रक्रिया वो सब करनी है। और इस दिन नामकरण संस्कार कौन करता है? जो फादर होते हैं बेबी के, वो करते हैं। दीने शततमे व्याख्यां पूर्णे संवत्सरे अथवा बिभ्रतो अंगे मनोहालरोचनागरु चंदनम। सो अष्टांग हृदय में बताया है रेफरेंस। The father of the child should perform the naming ceremony on auspicious period of 10th, 12th or 100th day or after completion of 1 year according to the tradition of one's family. So हर एक के घर में जो ट्रेडिशन चल रहा है, रीति रिवाज, उस हिसाब से 10th, 12th या 100th डे पे और या तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद भी ये नामकरण संस्कार कर सकते हैं। So on the day of ceremony, body of the child should be anointed with मनोहवा अला अगरू और चंदन। सो ये सबसे पहले बेबी को इसका लेप करना है और फिर स्नान कराना है। द नेम शुड बी वेनरेबल बेनिडिक्टरी अनकॉमन विद द एनिमीज। The name should not have dushta varna, inauspicious or defective letter type नहीं होना चाहिए। Name of the boy should consist of even letters, number of letters, and end with visarga. The name of the girl should have odd number of letters, not be cruel. So these are some certain rules जो नामकरण संस्कार में फॉलो करते हैं जब नाम बेबी का रखना है। तो लाइक दुष्ट वर्ण नहीं होना चाहिए, फिर जो बेबी बॉय है वो उसका ना लेटर्स जो है वो इवन लेटर्स होना चाहिए, विसर्ग से एंड होना चाहिए। फिर जो गर्ल चाइल्ड है उसका ऑड नंबर लेटर से ही करना है, नाम रखना है। और क्रूएल नहीं होना चाहिए एकदम। इट शुड बी डिस्टिंक्ट इन सेंस ऑफ मीनिंग, अट्रैक्टिव, इजी टू प्रोनाउंस रहना चाहिए। उसका अच्छा कुछ सेंस ऑफ मीनिंग अच्छा निकले नाम का, एकदम अट्रैक्टिव लगना चाहिए नाम। एंड द लास्ट लेटर शुड कंसिस्ट दीर्घ वर्ण एंड शुड इक्वल लाइक ब्लेसिंग्स। दीर्घ वर्ण जैसे होना चाहिए, लंबा जो आवाज होती है ना इको एकदम, वैसे ब्लेसिंग जैसा सुनाई देना चाहिए। आफ्टर नेमिंग सेरेमनी द चाइल्ड शुड स्टे इन कोमारागारा एंड प्ले विथ क्रीडा नाक इन द क्रीडा भूमि। सो इसके बाद जो नामकरण संस्कार है तो बेबी को उसके बाद कुमारागार में ही रखना है और वहां उसको क्रीडा भूमि में क्रीडा नाक के साथ यानी खिलौने के साथ प्लेग्राउंड में खेलने देना है। कुमारागार में ही बनाया हुआ रहता है ये सब। नेक्स्ट दोला शयन संस्कार। दिस संस्कार इज डन आफ्टर द नामकरण संस्कार on 12th or 13th day. The cradle is decorated with flowers and toys with seek attention to of the child. First, a clean and round stone is placed into a dola and worshipped. Later, the baby is breastfed fully and transferred to cradle and made to sleep by swinging. Up till this period, mother and child are in close contact and are not separated. सो डोला शयन संस्कार आफ्टर नामकरण संस्कार करते हैं 12th और 13th डे पे। तो डोला क्या है? लाइक इसको बोलते हैं क्रेडल। सो क्रेडल जो है उसमें फर्स्ट टाइम बेबी को रखने को ही ये संस्कार को डोला शयन संस्कार बोलते हैं। तो क्रेडल जो है डोला है उसको फ्लावर्स से और सबसे डेकोरेट करते हैं, उसमें टॉयज भी रखते हैं जिससे बेबी को अच्छा लगे, बेबी का ध्यान लगे रहे।
फिर वो क्लीन रहना चाहिए एकदम, उसमें क्लीन और एक राउंड स्टोन रखना चाहिए डोला में और उसकी पूजा करनी है। उसके बाद बेबी को ब्रेस्ट फीड करा के फुल्ली उसको ब्रेस्ट फीड कराना और फिर क्रेडल में उसको सोने के लिए रख देना है और फिर क्रेडल को हिलाना है, झूला झूलाना है, लाइक झूला जो कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना, सो झूला झूलाना है। अब तक क्या है, मदर और बेबी साथ में थे, क्लोज थे। अभी वो बेबी को डोलाशन यानी इसको क्रेडल में रख रहे, थोड़ा माँ से अब दूर रखने का स्टार्ट कर रहे हैं। सूर्य दर्शन एंड चंद्र दर्शन संस्कार। अथ खलु शिशोर्जातस्य तत्कर्मण्यभिनिवृत्ते प्रथम एव मासि कृतरक्षा होम मंगल स्वस्त्यानस्य सूर्योदय दर्शन उपस्थानम प्रदोषे चंद्रमसः। सो काश्यप संहिता में दिया है इसका रेफरेंस। दिस संस्कार इज ओनली मेंशन्ड बाय काश्यप, तो ये संस्कार बाकी किसी आचार्य ने मेंशन नहीं किया, ओनली काश्यप हैज मेंशन्ड। In the first month, on an auspicious day and occasion, after performing the religious peace offerings, the child should be shown the sunrise in the early morning and moon at the night. So after 1 month, एक महीने तक तो बेबी को एकदम अंदर ही रखना है, कुमारा करना है। फिर एक दिन आफ्टर 1 month के बाद किसी अच्छे एकदम शुभ दिन पर ओकेजन पे ये करना है संस्कार, और बेबी को सूर्य दर्शन करवाना है अर्ली मॉर्निंग पे और रात को चंद्र दर्शन भी करवाना है। नेक्स्ट निष्क्रमण संस्कार। चतुर्थे मासी स्नातालं कृतस्याः तवाससां संवितस्य स सिद्धार्थकं मधुसर्पिषा रोचनाय च अन्वालब्धस्य धात्र्या सह अन्तर्गृहानिष्क्रमणं देवतागारं प्रवेशनं च। So in the fourth month after giving birth, the baby should be dressed well with new clothes and ornaments, and along with keeping Shweta Sharshapa Gruta Madhu and Gorachana should be taken to the family temple, that is out of Sutika Gara for the first time. तो अब तक क्या है, जो सुतिका घर है, कौमारा घर में जो बेबी रखा है, तो उसको 4th मंथ पे क्या बाहर घर से फर्स्ट टाइम बाहर निकालना है। तो बाहर निकलने से पहले उसको अच्छे से स्नान कराना है, अच्छे न्यू उसको कपड़े पहनाना है, आभूषण पहनाने हैं। फिर साथ में श्वेत सरसप घृत मधु और गोरोचन ये सब साथ में लेके जो भी घर का फैमिली टेम्पल है सुतिका घर के बाहर, वहां पे ले जाना है उसको, लाइक मंदिर में उसको ये The archana of the baby should be done with akshata and grita. Puja of Brahman, Vishnu, Ishvara, Skanda, Matru, Kula Devata should be performed with Gandha, Pushpa, Mala, etc. So, बेबी की जो भी अर्चना पूजा है वो किससे करनी है, अक्षत और घृत से। पूजा जैसे कि जो ब्राह्मण है, विष्णु है, स्कंद मातृ कुल देवता है, इन सब की पूजा करनी है गंध पुष्प माला के साथ। The child should obtain the blessings of Brahmana and elders and then return back to home. तो ये सब पूजा अर्चना करने के बाद जो चाइल्ड है उसको ब्राह्मण जो भी है टेम्पल में वहाँ पे उनके आशीर्वाद दिलवाने हैं। फिर जो भी घर में बड़े हैं एल्डर्स हैं उनके आशीर्वाद दिलाकर वापस घर लेके आना है। नेक्स्ट उपवेशन संस्कार। पंचमे मासी पुण्ये ही धरण्याम उपवेशये। So in the 5th month on an auspicious occasion, the child should be made to sit on the ground with support for some time. So उपवेशन संस्कार क्या है कि फर्स्ट टाइम बच्चे को ग्राउंड जो है फ्लोर उस पर बिठाने का जो भी करते हैं संस्कार उसे उपवेशन संस्कार बोलते हैं। तो 5th मंथ के बाद किसी शुभ दिन पे ये करना है। According to Kashyapa, it is done in 6th month. So according to Kashyap, 6th month में किया जाता है। The place where the baby is allowed to sit should be clean, leveled and away from water, fire and sharp instruments.
जहाँ पे ये बेबी को फर्स्ट टाइम ग्राउंड पे बिठाते तो वो क्लीन होनी चाहिए, एक समतल लेवल होना चाहिए। फिर पानी, हवा, कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट हो उससे दूर रहना चाहिए, यानी वो सब नहीं रहना चाहिए वो जगह पर। फिर बेबी इज नॉट टू बी अलाउड टू सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम एज इट गिव राइज टू मैनी प्रॉब्लम्स। ज़्यादा देर तक बेबी को बैठने भी नहीं देना है, बैठे रहने नहीं देना, नहीं तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेगा। क्या क्या कर सकता है वो देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस। स्थैमित्यम कटिदौर्बल्यम पृष्ठभंग श्रमीज्वरः विणमूत्र अनिल संरोधात् आत्मानम च अति उपवेशनात्। तो काश्यप ने कहा है कि कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लाइक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सिटिंग इंक्लूड्स लूजिस द स्टेमित्व ऑफ द बॉडी, देन वीकनेस ऑफ द वेस्ट, वो जो कटी दौर्बल्य का है, स्टिफनेस ऑफ द बैक, पृष्ठभंग, एग्जॉशन, ज्वर दैट इज फीवर, देन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एब्डोमेन, विणमूत्र अनिल का अवरोध होगा, अधमन भी क्रिएट होगा। नेक्स्ट जो है कि अर्ली अगर इनिशिएशन किया सेटिंग का, बेबी को ट्राई किया बिफोर 6th मंथ और 5th मंथ, तो उसे क्या क्या हो सकते हैं वो भी काश्यप ने बताया। लाइक आसीनस्य अति बालस्य सततम भूमि सेवनात् आसन्नान्येव दुखानि निर्घातम गात्र भेदनम। So early initiation of sitting makes the baby fall and get injured. तो इससे पहले बिठाएंगे तो वो गिर सकता है, बैठने में अगर प्रॉब्लम हुआ तो उसे चोट भी लग जाएगी। फिर इन एडिशन द चांसेस ऑफ एंट एंड इंसेक्ट बाइट्स इंक्रीज एज द अटेंडेंट मे नॉट बी फुल्ली अटेंटिव फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर जो अटेंडेंट है उसका अगर ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं रहा, अगर अचानक ध्यान हट गया, तो इंसेक्ट्स है, एंट है, जो भी फ्लोर पे सब है, कुछ भी ऐसे इंसेक्ट्स, तो उसे काट सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। ड्यूरिंग इलनेस ऑल्सो चाइल्ड शुड नॉट बी अलाउड टू सिट। द चाइल्ड शुड बी अलाउड टू सिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ग्रेजुअली। ज़्यादा देर तक बैठने नहीं देना है, कभी कभी ही थोड़ा सा बैठने देना है, और बीमार हो तब तो बैठने देना है ही नहीं। नेक्स्ट फलप्राशन संस्कार। तस्मिन्नेव मासी विविधानां फलानां प्राशनं भिषक अनुतिष्ठते। So this संस्कार is considered as the first step towards weaning। तो वीनिंग का मतलब क्या है कि अभी तक जब तक बेबी सिर्फ दूध पीता है तो वो फर्स्ट टाइम खाने की तरफ उसका इनिशिएशन करना, उसको बोलेंगे वीनिंग। विच इज कंडक्टेड एट 6th month of age, and Acharya Kashyap is the only person to advise फलप्राशन to infant at 6 months। यह आचार्य काश्यप ने ही फर्स्ट टाइम वो एडवाइस किया है, बाकी किसी आचार्यों ने फलप्राशन संस्कार के बारे में नहीं बताया है, एंड वो 6th मंथ पे करना है इन्फेंट को। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्रूट्स आइदर इन जूस और क्रस्ट फॉर्म मे बी हेल्पफुल इन द इन्फेंट्स टू डाइजेस्ट देम इजीली। फर्स्ट जो है कि जूस, फलप्राशन से ही, फल यानी फ्रूट है, जूस है उनके, ये सब पहले स्टार्ट क्यों करना है, ताकि इजीली डाइजेस्ट हो और इन्फेंट्स को इससे प्रैक्टिस मिले पचाने के, दूध को छोड़ के कुछ और पचाने की प्रैक्टिस मिले, क्योंकि अब तक वो सिर्फ दूध ही डाइजेस्ट कर रहे थे। कर्णवेदन संस्कार। रक्षाभूषणम निमित्तम बालस्य कर्णो विद्यते। सुश्रुत ने बताया कर्ण वेद संस्कार is performed as a raksha karma and as well as to wear the abhushana in the 6th or 7th month in the shukla paksha during shubhadina karana nakshatra and muhurta। शुक्ल पक्ष के शुभ दिन पे, अच्छे नक्षत्र और मुहूर्त पे 6th और 7th मंथ के, इसमें जब आएगा शुक्ल पक्ष उसमें कर्णवेदन संस्कार किया जाता है। Dalhan says that 6th and 7th month should not be considered from birth. It should be considered as Bhadrapada Masa, that is Magha and Falguna Mas, शिशिर ऋतु। तो दलहन का कहना है कि जो 6th और 7th मंथ है वो भद्रपद जो महीना है वहां से काउंट करना है, उसके पहले काउंट नहीं कर लेना है, ताकि शिशिर ऋतु में किया जाए।
This during this Ritu, not only the child will be healthy, but also the fear of Vranapak is less. It is done as a Raksha Karma and Abhushan. सो दुल्हन ने क्यों कहा ऐसा कि शिशिर ऋतु में करना चाहिए, क्योंकि शिशिर ऋतु जो है वो क्या ठंडी की ऋतु है, तो उसमें अगर ये कुछ व्यधन किया तो उसमें व्रणपाक नहीं होगा, अच्छे से वो व्रण हील हो जाएगा, उससे रक्षा भी कर्म भी होगा, आभूषण के तौर पे भी उससे पहन सकते हैं। अब कर्ण व्यधन विधि पर भी बताइए, तो क्या है वो देखेंगे। षष्ठ सप्ताष्ट मांसेषु निरुजस्य शुभे अहानि कर्णे हिमागे गमे विद्येद्वात्रयंकस्य सांतवयन्. So during the 6th, 7th or 8th month on an auspicious day, the earlobes of the healthy baby should be punctured during winter, keeping the baby in lap of the Dhatri. So 6th, 7th और 8th मंथ इनमें से किसी भी एक महीने में ऑस्पिशियस डे के दिन धात्री के लैप में बिठाकर, जैसे गोद में बिठाकर बेबी अगर हेल्दी अच्छे से हेल्दी का कंडीशन में है तो उसके ईयरलोब को पंक्चर करना है, स्पेसिफिकली विंटर सीजन में। प्राग दक्षिणम कुमारस्य भीषगवान तु योषित दक्षिणेन दधत्सुचि पालिमन्येन पाणिना मध्यतः कर्णपीतस्य किंचित गंड आश्रयं प्रति. So the right earlobe should be punctured first if the baby is a male, and the left ear lobule if it is a female. So in case of female अगर चाइल्ड है तो लेफ्ट लोब पंक्चर करना है, और मेल चाइल्ड है तो राइट लोब पंक्चर करना है, इसे अष्टांग हृदय में कहा है. The physician should hold the needle with his right hand and earlobe with the other. So physician जो भी है जो कर्णवेधन संस्कार करेंगे वो ईयरलोब को है लेफ्ट हैंड से पकड़ना है और राइट हैंड से नीडल पकड़ना है पंक्चर करने के लिए. The site of the puncture should be in the center of the earlobe and slightly towards ganda, towards cheek. So पंक्चर कैसा होना चाहिए, सेंटर ऑफ द ईयरलोब में होना चाहिए, टूवर्ड्स चिक्स, अंदर गाल की तरफ टूवर्ड्स होना चाहिए अंदर से. सम्यक कर्ण व्यधन लक्ष्य कर्म. So the earlobe should be smeared with thin layer of ghee, just like Jarayu, and with application of laksha juice and exposed to the rays of sun, and on which a lump of solid ghee stays steady should be marked out. तो आफ्टर वेदन कर्म सम्यक वेदन होने के बाद ईयरलोब पे थीन घी का लेयर लगाना है जरायु के जैसे, फिर बाद में लाक्षा जूस जो है लाक्षा रस है वो भी लगाना है और सनरेज के सामने उसको एक्सपोज करना है. Puncturing should be done at the orifice created by God, only once, straight and lightly, neither up to the side nor too low. So जो पंक्चर कर रहे वेदन कर रहे वो जैसे क्रिएटेड बाय गॉड ने जो भगवान ने जो ओरिफाइस बताया वहीं पे अच्छे से करना है, एक ही बार में करना है, स्ट्रेट और एकदम लाइटली करना है, ना वो ज्यादा ऊपर होना चाहिए, ना एकदम साइड में जाना चाहिए, ना नीचे आना चाहिए, एकदम स्ट्रेट सेंटर में होना चाहिए. It is because siras called Kalika, Marmari and Rakta are situated there which are to be avoided. तो ऐसे क्यों बोला है कि यही डायरेक्शन में यही इस पे लोकेशन पे करना है, क्योंकि इसकी ईयरलोब की आजू बाजू में सीराज अलग अलग रहती है. नीजर का ये कालिका, मरमरी और रक्ता, अगर उनको पंक्चर किया गया तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. सो आचार्य सुश्रुता हैज एन्यूमरेटेड द कॉम्प्लिकेशन इन 3 कैटेगरीज. कालिका, अगर कालिका सीरा का वेदन हो गया गलती से तो लीड्स टू ज्वर, दाह एंड श्वयतु रोग, ये सब होगा. मरमरी का सीरा अगर वेद हो गई तो लीड्स टू वेदना, ज्वर और ग्रंथि. एंड लोहितिका अगर सीरा वेद हो गई तो वो क्या करेगा, मन्यास्तंभ, अपतंतानक, शिरोग्रह और कर्णशूल कॉम्प्लिकेशन करेगा. By cutting them, redness, pain, fever associated with mild swelling, burning sensation of the pinna, rigidity of neck and apatanak will be produced. तो ये सब complications हो सकते हैं अलग अलग. After puncturing, a thread soaked in fat should be put into a hole with the help of a needle, and the site is to be bathed with raw oil.
सो आफ्टर पंक्चरिंग एक थ्रेड है वो पतला सा थ्रेड जो है वो घी में ऐसे उसको डिप करके होल के अंदर डाल देना है नीडल के थ्रू, और उसके ऊपर फिर ऑयल का भी लेपन करना है। इन द सेम मैनर द थिक ईयरलोब शुड बी पंक्चर्ड विद आरा। सो यहाँ अगर थीन है तो नीडल यूज करनी है, अगर थिक रहेगा ईयरलोब तो आरा यूज करना है। आफ्टर फीडिंग द बेबी विद गुड फूड, क्योंकि इसमें थोड़ा कष्ट ज्यादा होगा बेबी को थिक ईयरलोब होने की वजह से। आफ्टर लैप्स ऑफ 3 days a thicker thread should be widened slowly by inserting thicker material, ear ornaments etc. सो फर्स्ट डे तो थीन एकदम थ्रेड ही डालना है, वो जो पंक्चर किया है वहां पे 3 दिन के बाद मोटा कोई थ्रेड डालना है या तो कोई ऑर्नामेंट से आभूषण से वो पहनाने हैं बच्चों को। कर्णव्यधन चिकित्सा। सो कर्णव्यधन चिकित्सा में क्या है कि क्या क्या चिकित्सा करनी है अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ तो। सो इफ देयर इज शोथ और वेदना इन द ईयर तो मधुयष्टि है, एरंडमूल, मंजिष्ठा, यवतिल should be ground well plus mixed with मधु और घृत and applied till it's get cured। तो ये सब मधुचिष्ट, एरंड, मंजिष्ठा, यव इन सब के साथ मधु और घृत को इनके पाउडर में एक पेस्ट बना के वहां पे लेपन करना है वेदन के साइड पे, फिर वो अच्छे से क्योर हो जाएगा तब तक लगाना है। आफ्टर द व्यधन स्थान बिकम्स नॉर्मल इट शुड बी पंक्चर अगेन। तो अगर गलत व्यधन हो गया, ये कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो पहले हील होने देना है, फिर उसके बाद जब नॉर्मल होने के बाद वापस पंक्चर करना है। फिर द परीक्षेक शुड बी डन विद अपक्व तेल ऑफ तिल व्हेन देयर इज सर्वदोष एंड उपद्रव शांति देन व्यधन शुड बी डन। फिर अपक्व तेल तिल तेल है उससे परिषेक भी करना है ताकि शमन हो जाए दोषों का, और जब सर्वदोष उपद्रव पूरे शांत हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तब व्यधन वापस करना है। ओके, सो नेक्स्ट अन्नप्राशन संस्कार। षष्ठे अन्नप्राशन मासी क्रमात् तत्र प्रयोज्येत। सो इन द 6th month the child should be fed with rice। सो षष्ठ यानी 6th month पे सबसे पहले चाइल्ड को अन्नप्राशन संस्कार में राइस खिलाना है, चावल खिलाना। अकॉर्डिंग टू काश्यप अन्नप्राशन शुड बी डन इन द 10th month। ही प्रिस्क्राइब्स फल रस इन 6th month। सो काश्यप का कहना है कि 6th month पे तो फल प्राशन ही करना है, 10th month पे अन्नप्राशन संस्कार करना है। द स्टेज ऑफ अन्नप्राशन इज द महत्वपूर्ण घटना इन द चाइल्ड्स लाइफ आफ्टर दे स्लोली एंटर फ्रॉम शीरप टू शिरान्नद अवस्था। सो बेबी जो है वो पहले तो दूध ही पी रहे होते हैं, तो उसके बाद जब धीरे धीरे उनको खाना स्टार्ट करते हैं अन्नप्राशन संस्कार के बाद, तो बहुत इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि इससे ही उनका डाइजेशन में अल्टरेशन होगा, उन्हें और डाइजेशन पावर चेंज होगा उनका। द राइस शुड बी वेल कुक्ड होना चाहिए ट्वाइस टू फैसिलिटेट इजी डाइजेशन। दिस इज मिक्सड विद मधु, घृत और दधी। दधी, घृत या मधु इनमें से किसी के साथ मिक्स करके खिलाना है राइस। It is placed in baby's mother and fed thrice a day. So, it is placed in baby's mouth and fed thrice a day. तो बेबी को खिलाना पड़ता है सामने से 2 से 3 बार दिन में खिलाना है। Hard food and solid should not be given until the baby's agni is developed properly. सो अग्नि अच्छे से डेवलप नहीं होगी, उसको अन्न पचाने की आदत जो है वो ना स्टार्ट हो तब तक हार्ड और एकदम सॉलिड फूड नहीं देने, सॉफ्ट एंड लिक्विड फूड ही ज्यादा देने हैं। सो राइस ग्रूअल विद घृत शुड बी गिवन एवरी डे एंड वेजिटेबल्स आर टू बी सप्लीमेंटेड। तो वेजिटेबल जो सूप है वो है, फिर राइस ग्रूअल है घृत के साथ देना है। काश्यप एक्सप्लेन्स द अन्नप्राशन संस्कार विधि इन डिटेल। इट इज डन आफ्टर टूथिंग ऑन द 10th month। सो काश्यप ने ही अन्नप्राशन संस्कार विधि जो है वो डिटेल में बताई है, एंड वो दांत आने के बाद 10th month में के बाद स्टार्ट करना है। नेक्स्ट चूड़ा कर्म। इट इज इन दिस religious ceremony the hair is cut for the first time in the first or third year according to family customs। सो इसमें क्या होता है चूड़ा कर्म में फर्स्ट टाइम हेयर कट करते हैं बेबी का, फर्स्ट और थर्ड ईयर का होगा उसमें से, डिपेंडिंग ऑन अलग अलग फैमिली कस्टम्स कब कब करना चाहते हैं उनके रहते हैं रिचुअल्स।
So it is a religious ceremony. It is mentioned only by Acharya Kashyap. So चूड़ा कर्म संस्कार आचार्य काश्यप ने ही मेंशन किया है. The razor should be clean, sterile and sharp. So razor एकदम clean रहना चाहिए, sterile और sharp रहना चाहिए. One should take as much as care while shaving the hair of the baby as one would take during the haircut of the king. Like राजा का हेयर कटिंग कर रहे हैं वैसे ही बेबी का हेयर कटिंग कर रहे हैं वैसे ही करना है. बिकॉज बेबी के हेयर कटिंग में बहुत ध्यान से करना पड़ता है. सो राजा का हेयर कटिंग करने के टाइम कितना कॉशियसली करते हैं, ध्यान देके, वैसे ही यहाँ कहा गया है. विद्या आरंभ संस्कार conducted after completion of second but before third year. On an auspicious day, the child is taken to temple and initial introduction of letters and word is conducted. The hand of the child is held by the father and names of good name of the god is written on a plate filled with uncooked rice. So सेकेंड या थर्ड ईयर 3 साल का होने तक बेबी को ये एक शुभ दिन पर बेबी का विद्यारंभ संस्कार करना है. तो उसमें क्या फर्स्ट जो भी लेटर है वो लिखना सीखना सिखाना. सो वो एक मंदिर में जाके करवाना होता है और बेबी का हाथ पकड़ के उसके फादर उसको सबसे पहले एक राइस एक प्लेट में रखा होता है उसमें भरा रहता है उसमें लिखवाना स्टार्ट करते हैं. उपनयन एंड संस्कार एंड विद्या वेद आरंभ संस्कार. उपगुरो समीपे नयनम उपनयनम. So this ceremony is carried out in 18th, 11th or 12th year in Brahmins, Kshatriya and Vaishyas. Counting from the days of conception, the maximum age allowed in these three castes are 16, 22 and 24 years respectively. If the child is intelligent, it can be carried out as early as 5 years. In this ceremony, the child is taught Sandhya Vandan including Gayatri Mantra. So उपनयन संस्कार में क्या संध्या वंदन और ये गायत्री मंत्र ये सब सिखाए जाते हैं. तो ये एज अर्ली एज 5 साल की उम्र पे भी स्टार्ट कर सकते हैं उपनयन से. The word उपनयन means bringing close to. Next, Ved Arambha Sanskara. At the time of Upanayana, the study ceremony is also performed. He should start study of Vedas and continue till marriage. He should pursue his studies in the Gurukul and observe celibacy. He should pursue the study of scriptures or select his subject according to his choice. So after Upanayan के बाद वेदारंभ संस्कार स्टार्ट करना है. एंड वो कब तक करना है? जब तक शादी ना हो जाए, शादी होने लायक उम्र ना हो. फिर गुरुकुल में करना है ये वेदा जो भी वेद का जो भी अभ्यास है वो. एंड साथ में जो भी स्क्रिप्चर्स है वो सब भी सीखना है. और आगे अपने खुद के अकॉर्डिंग के चॉइस के सब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट करके आगे फर्दर पढ़ सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं. एंड केशांत संस्कार. दिस संस्कार इज कंडक्टेड आफ्टर 10 years where the hairs on axilla, pubis and mustache is shaved for the first time. So 10 साल की उम्र के जब एडोलेसेंस पीरियड आते हैं तब क्या जो भी एक्जिला प्यूबिस है मुस्टैच है वहाँ पे क्या हेयर ग्रो होने होते हैं. तो फर्स्ट जो शेव करना है वो उसको केशांत संस्कार कहते हैं. सो ये हमने वेरियस टाइप्स ऑफ संस्कार देखे. संस्कार क्या है, कौन से संस्कार कब किए जाते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे किए जाते हैं, क्यों करना है, वो सब हमने देखा.